हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चॉइस पे। सो फ्रेंड्स, हम अभी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री पार्ट 4। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे हमारा मौर्य साम्राज्य। इसके पहले हमने देखा था पार्ट 1, जिसमें हमने जाना है जैन धर्म के बारे में। पार्ट 2 जिसमें हमने देखे थे बौद्ध धर्म। ठीक है, जो हमारे महान गौतम बुद्ध जी थे उनके बारे में हमने जाना था। पार्ट 3 जिसमें हमने देखे थे हमारे महाजनपद काल, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद जो मगध था, स्पेशली मगध साम्राज्य था जो हमारा, ठीक है, इसका कहाँ से उदय हुआ, इसमें कौन कौन से राजवंश थे, उनके बारे में हमने जाना था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे अवेलेबल है और मैं वीडियो में उनकी लिंक भी दे दूंगा, तो आप जाके जरूर वो वीडियो देखिए। उससे आपको मगध साम्राज्य का जो विकास है वो आपको जरूर समझ में आएगा। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4 मौर्य साम्राज्य। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो मौर्य साम्राज्य था, हमने देखा था कि जो उसका नंद वंश था, कौन, नंद वंश, जो हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे, ठीक, तो उसमें नंद वंश आता है। नंद वंश का जो राजा था घनानंद, घनानंद जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत में एंट्री करता है, ईसा पूर्व में, ठीक है, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में, जब सिकंदर हमारे देश में एंटर करता है, कौन, सिकंदर, अलेक्जेंडर एंटर करता है, तो उस समय मगध का राजा कौन था, घनानंद था। ठीक, इसी समय पे जो इसी का समकालीन जो था, ठीक, उस वो कौन था, जो हमारा राजा था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कोई राजा नहीं था, एक बहुत ही एक साधारण एक बालक था। ठीक, एक साधारण बालक था, जिसको क्या हुआ कि जो हमारे एक महान जो अर्थशास्त्र के जो गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी है, ठीक, कौन, कौटिल्य, कौटिल्य इनको कहा जाता है। और इनकी जो सबसे महान किताब है अर्थशास्त्र, पूरी राजनीति शास्त्र पे आधारित है। आज के समय में भी इसको बहुत फॉलो किया जाता है, इस तरीके की इसमें बातें लिखी गई थी। ठीक, आज से 2500 साल पहले की बात है ये। कौटिल्य, इनको जो असली नाम था वो क्या था, विष्णुगुप्त था, और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो बुक थी कौन थी, अर्थशास्त्र थी। ठीक, इन्होंने क्या किया, इनका एक स्वप्न था, क्या था कि ये चाहते थे एक अखंड भारत हो। जब इनको ये जानकारी मिली कि एक यूनानी राजा है, कौन, सिकंदर, भारत मतलब वो पूरी विश्व विजय अभियान पे निकला है, और वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान वाले जो पार्ट थे, कंधार वगैरह, इन सबको जीत के, जब वो इनको पता चला कि वो भारत की ओर बढ़ रहा है, तो इनके मन में ये ख्याल आया कि अखंड हमारा जो भारत है वो बहुत छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ है, ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। यदि हम ऐसे ही रहे तो हम इतने बड़े राजा से, जो विश्व विजय पे निकला हुआ है, ठीक है, ईरान जैसे बड़े देश को हरा के वो कहाँ पे आ गया, हमारे देश की बॉर्डर पे आ चुका है, ठीक है, हमारे देश की बॉर्डर में आ गया। यदि हम ऐसे ही अकेले अकेले अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में बटे रहेंगे, तो हमको कौन है, हम मतलब एकत्र नहीं होंगे, हम अखंड भारत के रूप में नहीं आएंगे, तो हम ऐसी बड़ी शक्तियों का जो है आगे जाके हम कभी सामना नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो भारत है इस पर कोई भी आके कब्जा करता रहेगा। ठीक, तो ये कब की बात है, जब सिकंदर आने वाला था उस टाइम की बात है, इनके दिमाग में आया। ये क्या, तो ये क्या थे, तक्षशिला के एक अच्छे एक अध्यापक थे, एक शिक्षक थे। ठीक, तो इनके मन में आया, ये कहाँ पे गए, ये जो नंद वंश का राजा था घनानंद, इसके पास में ये गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका अपमान करके बाहर निकाल दिया और कहा कि नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में काफ़ी हूँ, मुझे किसी अखंड भारत की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में सिकंदर जैसे किसी को भी हरा सकता हूँ। ठीक, इसके मन में उस समय पे इतना घमंड था अपने आप में, अपने आप को इतना शक्तिशाली मानता था, तो इसने उसको निकाल दिया। तब ये बात जो थी कौटिल्य के मन में आई, और यहीं से इसके दिमाग में आया कि मुझे एक अखंड भारत का निर्माण करना है, और उस निर्माण करने से पहले मुझे एक शक्तिशाली राजा बनाना होगा। ठीक, तो इसके बाद क्या करते हैं, कि ये जो बालक था, इनका ही एक शिष्य रहता है, वो उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। जो इनकी माता का नाम था, चंद्रगुप्त की जो माता का नाम था, वो उनका जो माता का नाम मौर्य था, क्या था, मौर्य था। तो उस वहीं से क्या इनका जो नाम निकल के आया, वो क्या, इन्होंने अपने वंश का जो नाम आगे चल के रखा, वो क्या रखा, मौर्य वंश रखा। तो सबसे पहले बात होती यह है कि जब ये आपने एक बात सुनी होगी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन ऐसी कहावत को इन्होंने आज से हजारों साल पहले ही खंडित कर दिया। एक साधारण सा बालक था, जो सिर्फ अपने गुरु की निर्देशों को पालन करते हुए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये एक सिर्फ शिष्य थे, एक साधारण शिष्य थे। इन्होंने क्या किया कि आसपास की छोटी मोटी जो ताकतें थी यहाँ पे इस एरिया में थी, इन्होंने वहां को इसको एकत्रित करके अपनी सेना गठित करना शुरू किया, आसपास के एरिया को इकट्ठा किया। फिर धीरे धीरे लड़ते 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 इन्होंने क्या किया, मगध
और एक समय ऐसा आया जब इन्होंने मगध के जो शक्तिशाली जो शासक था उस समय का, वर्तमान जो उस समय पे रहा होगा, उस समय पे मगध जो शासक था घनानंद, उसको भी पराजित कर दिया और मगध की गद्दी पे ये बैठते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पीरियड क्या माना जाता है, 322, कहीं कहीं 323 ईसा पूर्व भी माना जाता है, जब जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई थी उसी समय भारत में जो मगध था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का उदय किया था। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक जो कहाँ से मौर्य साम्राज्य आया, एक छोटी सी स्टोरी बताई। कभी आपके पास टाइम हो तो जरूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। ठीक है, तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त अपने राजनीतिक गुरु कौन थे, चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के अंतिम जो शासक घनानंद, चाणक्य यही है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये इन्हीं के नाम है, भिन्न भिन्न नाम से इनको जाना जाता है। इनकी बुक कौन सी है, अर्थशास्त्र। ठीक, ये जरूर अर्थशास्त्र, इससे आपको इकोनॉमिक समझ में आएगा कि ये इकोनॉमी के ऊपर बुक लिखी गई है। ठीक, लेकिन एक इकोनॉमी के ऊपर नहीं है, ये पूरी राजनीतिक के बारे में लिखी गई है। राजनीति कैसे एक राजा को राजनीति करनी चाहिए, कैसे पूरे शासन की बागडोर संभालनी चाहिए, जो हमारे आसपास के और भी देश हैं उनके साथ कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे बिल्ड करना चाहिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। ठीक, तो सबसे बात ये हो गई कि एक चाणक्य थे, उनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने क्या किया, धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक, इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र के बारे में हमने जाना था कि उदयन ने इसकी स्थापना करी थी। किस वंश का राजा था वो, हर्यक वंश का राजा था। ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म को मानते थे, तो वो जैन धर्म को मानते थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको जो यूनानी ग्रंथ है, यूनानी किताबें हैं, मतलब यूरोप की जो भी उस समय की किताबें थी, उसमें इसको किसके नाम से जाना जाता, सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था, या फिर एंड्रोकोटस भी कहा जाता था। ठीक है, ये जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त को जो यूनान के लोग थे वो क्या कहते थे, सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहते थे। इसकी जो सबसे पहले पहचान किसने करी थी, तो जो विलियम जोन्स था। ठीक है, कब, अंग्रेजों के समय में आते हैं विलियम जोन्स, ये 1895 समथिंग के टाइम पीरियड में रहते हैं। उस समय पे क्या करते हैं ये, 1895 में जब अंग्रेज भारत में होते उस समय पे ये विलियम जोन्स क्या करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अपने यहाँ के जो हमारे देश के जो ग्रंथ होते हैं, ठीक, किताबें हैं, हमारे देश का जो कल्चर है उसको विकसित करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी कहाँ भेजते हैं, ये ब्रिटेन में भेजते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी, बंगाल की स्थापना करी। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, जो सेंड्रोकोटस है, ठीक, तो वहाँ पे ये पहली बार ये बताते हैं कि जो ये सेंड्रोकोटस मिलता है ना यूनानी किताबों में, वो और कोई नहीं, भारत का मगध जो था वहाँ का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, ये वही सेंड्रोकोटस है। ठीक, तो इसकी पहचान इन्होंने करी। अब ये क्योंकि उस समय पे सिकंदर आया था, तो जो तक्षशिला वाला और उसकी उस साइड वाला जो भी रीजन था, उसको उस पे कौन राज कर रहा था, इन्हीं के जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक, तो वो उस समय पे वहाँ का राजन कर रहे थे। ये देखिए 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। ठीक, सोच सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य कितने बड़े शासक रहे होंगे कि उन्होंने उस समय की सबसे शक्तिशाली जो सेना होती थी, सबसे शक्तिशाली लोग माने जाते थे, ऐसा कहा जाता था कि यूनानियों को हराना एक तरीके से असंभव माना जाता था। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर है, इनको किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक, और इनको किस नाम से जाना जाता है, सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक चालों का वर्णन विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। एक राइटर थे विशाखदत्त, इनकी रचना थी मुद्रा राक्षस। इसमें क्या होता है, इसमें जो चाणक्य थे, जो अपनी कूटनीतिक चाल के बारे में के लिए जब पहचाने जाते हैं, आज भी इनको याद किया जाता है, तो ये सोच सकते हो कि एक साधारण से एक शिष्य था इनका, एक साधारण से गुरु थे, सिर्फ इन्होंने अपनी कूटनीतिक चालों, अपने दिमाग से इतना बड़ा शासन खड़ा कर लिया था। तो ये उन्हीं की तो विशाखदत्त और रचित जो मुद्रा राक्षस है, इसमें इन सारी कूटनीतिक चालों का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, सौगौरा और महास्थान, सौगौरा कहाँ, वर्तमान जो गोरखपुर है वहां पे, यूपी का गोरखपुर, और महास्थान बांग्लादेश के बोगरा जिले के अभिलेख चंद्रगुप्त से संबंधित है। यहाँ पे अभिलेख है, ठीक, पत्थरों पे कुछ जानकारियां लिखी गई हैं, ठीक, उन्हीं को अभिलेख कहा जाता है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। 300, ये हमने पहले ही देख लिया, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था। ठीक, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक, इसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त के बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त का जो बेटे होते हैं बिंदुसार, वो आते हैं शासन में। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे, बिंदुसार, ये आते हैं 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक ये यहाँ पे शासन करते हैं।
ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, यूनानी लेखकों ने इन्हें क्या कहा है, अमित्रघात या अमित्रोचेटस कहा है। क्या कहा है, अमित्रघात या अमित्रोचेटस कहा है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, सेंड्रोकोटस कहा था, वैसे ही जो बिंदुसार थे इनको क्या कहा है, अमित्रोचेटस कहा है। ये किस संप्रदाय के थे, ये अजीवक संप्रदाय के थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म को मानते थे, वो जैन धर्म को मानते थे। बिंदुसार हैं वो अजीवक संप्रदाय को मानते हैं, अजीवक धर्म को मानते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या होता है, इनके दरबार में डाइमेकस आया था जो कि सीरिया के शासक एंटीओकस का दूत था। तो जो सीरिया है, ठीक, वर्तमान में सीरिया के बारे में बहुत सुना होगा आपने, मध्य एशिया का एक देश है। ठीक, यहाँ पे बहुत ही आतंकवाद और ISIS जैसी चीजों के बारे में बहुत ही लाइमलाइट में हमेशा से रहता है। तो ये सीरिया का उस समय पे एक राजा था डाइमेकस। ठीक, तो उसका एंटीओकस दूत आया था। आप सोच सकते हो कि इतने साल पहले जब आने जाने के कोई साधन नहीं थे, तब जो एक राजा का राजदूत दूसरे उसमें जाता था, तो ये एक बड़ी बात मानी जाती थी। तो ये एंटीओकस का दूत आया था। ठीक, बिंदुसार के दरबार में टॉलमी फिलाडेल्फिया का राजदूत डायनोसिस भी आया था। ठीक, टॉलमी फिला ये मिस्र कहाँ का था, इजिप्ट, जो इजिप्ट वर्तमान में मानी जाती है मिस्र, वहाँ का एक था राजा टॉलमी फिलाडेल्फिया, उसका राजदूत कौन, डायनोसिस भी आया था। ऐसा भी माना जाता है कि जो डायनोसिस था वो अशोक के टाइम पे आया था, लेकिन ज्यादातर बिंदुसार ही माना जाता है। ठीक, तो बिंदुसार में शासनकाल में ऐसी कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो आपको याद रखनी है, सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है कि डाइमेकस आया था, जो सीरिया के शासक एंटीओकस का दूत था। अमित्रघात इनको कहा जाता है, अजीवक संप्रदाय के थे। ठीक, इसके बाद आते हैं अशोक महान। ठीक है, बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक महान। ठीक, तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक, इनके टाइम पीरियड के बारे में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि कुछ किताबों में ऐसा मिलता है कि जो बिंबिसार था वो अपने जो बड़े पुत्र हैं, ठीक, सुसीम, उसको राजा बनाने चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि जो अशोक थे, तो ये इन्होंने क्या किया, बाद में अपने सारे भाइयों की हत्या करके ये शासक बन जाते हैं। ठीक, तो अशोक ये पहले तो बहुत ही क्रूर थे, लेकिन हम बाद में देखेंगे, इनके बारे में भी सब देखते हैं। तो जो अशोक का राज्याभिषेक कब हो गया, 269 ईसा पूर्व में हुआ। इससे पहले ये कहाँ का था, उज्जैन का। उस समय पे उज्जैन को उज्जैन से नहीं, अवंती के नाम से जाना जाता था। किससे, अवंती के नाम से जाना जाता था। ठीक, इन्होंने क्या हुआ, उज्जैन में विद्रोह हुआ, तो ये आते हैं और वहाँ का जो है उस विद्रोह को कुचल देते हैं और अवंती के शासक बनते हैं। सेम चीज और ये भी पढ़ने को मिलती है कि जो तक्षशिला था, ठीक, तक्षशिला अब वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान वाले एरिया में माना जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में सुना होगा, प्राचीन भारत का सबसे बड़े विश्वविद्यालय था। ठीक, तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे भी विद्रोह हुआ था, इसको भी कुचलने कौन गया था, अशोक गया था। ठीक, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसमें मिला, अशोक ने किया। शिलालेख मतलब शिलाओं पे अपने उपदेश लिखना, अपने जो भी कानूनी प्रावधान है, अपने जो भी शासन के प्रावधान है, इनको लिखने की एक प्रथा होती थी। तो ये किसने लिखा था, ये अशोक ने किया था। ठीक, अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अब ठीक है, अब ये राजा कब बना, 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में बनने के बाद क्या हुआ, इसके अपने 8वें वर्ष में, ठीक, राज्याभिषेक मतलब राजा बनने के 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में ये क्या करता है, कलिंग विजय पे, ठीक, कलिंग एक जो वर्तमान में उड़ीसा वाला एरिया लगता है, उड़ीसा असम वाला जो एरिया आता है, वो आता है किस पे, कलिंग वाला एरिया कहलाता था उस समय पे। तो ये क्या करता है, उस पर आक्रमण करता है। एक बहुत ही भीषण युद्ध होता है, बहुत ही बड़ा नरसंहार होता है, जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया जाता है। तो मतलब ये बहुत ही एक बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध का ये होता है कि इस युद्ध के बाद जो अशोक था, जो इतना क्रूर शासक था, ठीक है, इतना शासक था कि इसने पूरा एक तरीके से पूरे जो भारत था, इस देश को जीत लिया था। ठीक है, यहाँ पे कांधार वाला, तक्षशिला वाला एरिया पूरा जीत चुके थे। ये पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हो चुका था, लेकिन अशोक ने और भी विस्तार किया। ठीक है, अफगानिस्तान वाला मतलब जो अशोक का टाइम माना जाता है, वो पूरा इस पूरे देश में माना जाता है। दक्षिण के भी बहुत दक्षिण तक ये जा चुके थे, दक्षिण के भी बहुत एरिया जीत चुके थे, और ये पूरा यहाँ वाला पार्ट तो इनके कब्जे में था ही। मतलब एक तरीके से जो पूरा भारत था, वो पूरा भारत अशोक के अधीन आ चुका था। ये इतने शक्तिशाली और इतने थे। ठीक, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य किस समय से ही चला जा रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, फिर किया, लेकिन किताबों में मिलता है कि जो अशोक का शासन था, अशोक का जो राज्य था, वो सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जितना बड़ा जो साम्राज्य था अशोक का था, उसके बाद किसी का भी इतना बड़ा देश में कभी नहीं हुआ। वर्तमान तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसका इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ हो। तो इतने बड़े ये राजा थे। तो होता लेकिन क्या है कि 200 इसके पहले ये बहुत क्रूर था, लेकिन 261 ईसा पूर्व में क्या होता है कि कलिंग पर ये आक्रमण करते हैं, कलिंग को जीत लेते हैं, लेकिन बहुत नरसंहार होता है, जो देखने के बाद इनका जो होता है ना कि मन बदल जाता है कि नहीं, मतलब जो अहिंसा अच्छी नहीं है। ठीक, इनके मन में ये आ जाता है कि जो हिंसा है वो अच्छी नहीं है, हमें अहिंसक
पे जानी चाहिए। और साथ ही क्या होता है कि फिर इनको थोड़ा उसी समय पे इनको बौद्ध धर्म के जो एक थे उपगुप्त, ठीक है, इन्होंने क्या हुआ, बौद्ध धर्म के बारे में इनको उपदेश देते हैं, जानकारी देते हैं, तो इनका और भी ज़्यादा फिर मन परिवर्तित हो जाता है और फिर ये क्या करते हैं, बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने इन क्या हो गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिए कि कौन अपने बेटे बेटी को श्रीलंका भेजता है, महेंद्र या संघमित्रा किसके बेटे, तो इस तरीके से ये पॉइंट याद रखिए। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1750 में टी फैंतलन ने दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की थी। ठीक, मतलब खोज की थी कि मतलब थे तो पहले से, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये है क्या, किसने लिखवाया है, कहाँ से आए हैं, कैसे आ गए हैं। तो सबसे पहले टी फैंतलर नाम का एक अंग्रेज था, ठीक, इसने क्या किया कि दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद अशोक स्तंभ की खोज करी थी कब, 1750 में, लेख होंगे ये, अशोक के अभिलेख को, ठीक, अशोक के जो अभिलेख थे इसकी खोज सबसे पहले किसने करी, टी फैंतलर ने खोज करी कि अशोक एक सम्राट था भारत का, इस अशोक, उसके ये अभिलेख हैं, ठीक, उसने उसके उपदेश इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन इनको उसको पढ़ नहीं पाए क्योंकि उस समय जो लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि उस समय फॉलो करी जाती थी, तो वो उस समय तक कोई पढ़ नहीं पाया था। तो अशोक के अभिलेख को 1837 में सर्वप्रथम कौन पढ़ता है, जेम्स प्रिंसेप पढ़ते हैं, 1837 में जेम्स प्रिंसेप पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो बिल्कुल दिमाग में बैठा ही लीजिए कि 1817 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक अंग्रेज आता है, वो इन अभिलेखों को पढ़ लेता है, ठीक। अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध व्यक्ति से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ठीक है। अब अशोक क्या था, जैसे ही इसका परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, ये बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसने क्या किया कि जो भी युद्ध संबंधी नीति थी इसका त्याग कर दिया, ठीक है। मतलब ये सिर्फ अपने जितना राज्य था उसने युद्ध राज्य विस्तार की जो परिकल्पना थी इसको एक तरीके से खत्म कर दिया, अपने मन से इसको निकाल दिया कि अब उसको राज्य विस्तार नहीं करना, जितना उसका राज्य सिर्फ उसकी वो रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, यहाँ के लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा, उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराएगा, ठीक, बहुत अच्छे अच्छे काम भी करता है ये बाद में, ठीक। सुदर्शन झील, जो गुजरात में सुदर्शन झील है, उसका निर्माण अशोक कराता है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, सुदर्शन झील, इसका अशोक का एक कोई सेनापति होता है, उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है। जो श्रीनगर, कश्मीर का श्रीनगर है, आप जानते हैं, इसका इस शहर की स्थापना भी अशोक ने करी थी, ठीक। तो मतलब कश्मीर से लेके दक्षिण में, ठीक है, जैसे आप ये देखेंगे एडुगुडी, ठीक है। अब कोई भी राजा अपना उपदेश तो वहीं दे सकता है ना, अपने जो जानकारियां हैं, अपने जो भी बातें हैं, वो तो वहीं तक लिख सकता है जहां तक उसका शासन होगा। तो कर्नाटक तक, ठीक है, कश्मीर से लेके कर्नाटक तक इनका शासन था, ठीक। शाहबाज गढ़ी और ये मनसेरा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया में आते, तो इनका वहां तक पे शासन था। तो सोच सकते हो कितना बड़ा इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो अशोक ने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इनका मन परिवर्तन हो गया। बौद्ध धर्म के बाद इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म के जो भी गौतम बुद्ध जी, भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, इन सारे उपदेशों को क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे फैलाना स्टार्ट किया, ठीक। बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। सबसे पहले क्या, ऐसा माना जाता है कि लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, ठीक। इसमें सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है और जो वर्तमान में भी सुरक्षित है, आप सभी ने उसके बारे में सुना होगा, कौन सा, सांची का, ठीक है, मध्य प्रदेश के सांची के रायसेन में है, ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है, जो वर्तमान में भी, मतलब अभी 2021 में भी सुरक्षित है। इतने पहले बनवाया गया था और अभी भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और ये क्या था, बौद्ध धर्म का एक स्तूप था, ठीक। इसी के साथ इन्होंने क्या किया, अपने अशोक ने क्या किया, जो भी बौद्ध धर्म के उपदेश थे, जो भी इनकी शासन चलाने की जो भी नियम इन्होंने बनाए, तो उन नियम को क्या करते थे, अभिलेखों में लिखवाते थे, ठीक। अभिलेख मतलब पत्थरों पे उनको लिखवाते थे, ठीक। तो ये इनके जो अभिलेख हैं, इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो हो गए शिलालेख हो जाएंगे, ठीक, जो शिलाओं पे, विशाल शिलाओं पे लिखाए जाते थे, ठीक। शिलालेख भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, बृहद हो गई और लघु शिलालेख, बड़े शिलालेख, छोटे शिलालेख, ठीक। इसके बाद क्या आएंगे, स्तंभ लेख आएंगे, ठीक है। तो स्तंभ, जो बड़े बड़े स्तंभ होते हैं, खंबे की तरह जो बड़े बड़े होते हैं, उनको स्तंभ लेख माना जाता है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, बड़े स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख और छोटे स्तंभ लेख। और तो एक और माना जाता है क्या, उसको कहा जाता है गुहा लेक, ठीक है। क्या कहा जाता है, गुहा लेक। तो गुहा लेक क्या थी, जो गुफाएं होती हैं जहाँ पे जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए या कोई भी ऋषि मुनि रहा करते थे, ठीक है, गुफाओं में, तो वहाँ पे भी ये अपने उपदेश लिखा करते थे, ठीक है। वहाँ पे भी इन्होंने उपदेश उत्कीर्ण कराए हैं। तो ये शिलालेख हैं। सबसे पहले इनकी जो बृहद शिलालेख है, इनकी संख्या 14 मानी जाती है, जो कि 8 विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ, शाहबाज गढ़ी से मिले हैं, मनसेरा से मिले हैं, ठीक है। कलसी, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये शुरू में याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो शाहबाज गढ़ी और मनसेरा के अभिलेख हैं, ये किस लिपि में लिखे
लिखे गए, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, और जो बाकी के अधिकतर अभिलेख जो हैं जो अशोक से संबंधित हैं, वो या तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किसमें? प्राकृत और ब्राह्मी में लिखे गए हैं। ठीक है, ब्राह्मी इनकी भाषा उस समय पे रही, इसी लिपि में इसको लिखा जाता था, और प्राकृत भाषा वही है जिसमें गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए, गौतम बुद्ध ने जिस भाषा का उपदेश दिया था, बौद्ध धर्म में जिस भाषा को फॉलो करता था, वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा मानी जाती है। और जैनिज्म में, ठीक है, शायद ये बताना मैं भूल गया हूँ आपको, उसमें इसमें जरूर याद रखिए कि जो जैन धर्म है, ये कौन सी भाषा में इनके उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी ने पाली भाषा में दिए थे। और जो बौद्ध धर्म में कौन थे हमारे गौतम बुद्ध भगवान, तो उन्होंने किस में दिए थे? प्राकृत भाषा में इसके उपदेश दिए थे। ठीक है, तो ये इनके अभिलेख थे, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और उसके बाद क्या? लघु शिलालेख भी आएंगे, ब्राह्मी, मास, रूपनाथ, मास्की, उद्गोलम, गुर्जरा। ठीक है, तो रूपनाथ और गुर्जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए क्योंकि ये अपने मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक चीज थी, वो तो आपने याद कर ही ली, क्या थी? सांची थी। ठीक है, उसको बहुत याद रखिए। दूसरा क्या आ जाएगा? रूपनाथ और गुर्जरा, ये लघु शिलालेख हैं जो किसके द्वारा बनवाए गए थे? अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक, मध्य प्रदेश में। रूपनाथ कहाँ पे आता है? रूपनाथ है जबलपुर में, और जो गुर्जरा है वो कहाँ पे है? वो आता है दतिया वाले एरिया में। ठीक है, जो दतिया जिला है उसमें आता है, तो इनको अच्छे से याद रखिए। इसके बाद आते हैं दीर्घ स्तंभ लेख हैं इनके कुछ, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सा है? प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, ठीक है, ये पहले कहाँ पे था? कोसाम्बी में स्थित था। कोसाम्बी में स्थित था, इसको क्या हो गया? अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। ठीक है, कोसाम्बी इलाहाबाद के आसपास वाला एरिया ही था, लेकिन ये क्या हुआ कि ये कहीं पे ऐसे लगा होगा, तो इन्होंने अकबर जब इन्होंने इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया, तो इसको उठवा के, ठीक, कोसाम्बी से उठवा के किले में स्थानांतरित किया। तो बहुत बार पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभ लेख या कोसाम्बी का जो स्तंभ लेख है, ठीक है, इसको किसने इलाहाबाद के किले में लगवाया? तो किसने लगवाया? अकबर ने लगवाया। ठीक, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, तो फिरोज शाह तुगलक एक शासक होता है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, हम पढ़ेंगे इसको, 1300 ईस्वी के टाइम पीरियड में ये रहते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो ये क्या करते हैं? टोपरा में, टोपरा एक जगह है, तो वहां से क्या होता है, ये स्तंभ लेख को उठवा लेते हैं और कहाँ लेके चले जाते हैं? दिल्ली, दिल्ली का जो किला है वहां पे। ठीक, सेम चीज ये फिर से करते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये क्या होता है? मेरठ, मेरठ में एक स्तंभ लेख इनको मिलता है। इनको ये पढ़ने में तो नहीं आता क्या, लेकिन इनको ये जरूर पता होता है कि ये एक हमारी जो प्राचीन सभ्यता रही है, भारत की जो एक प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन शासक थे, उनसे संबंधित था। तो ये इसको भी उठा के कहाँ लेके चले आते हैं? दिल्ली के किले में, मतलब ये अपना एक सजाने की तौर पे इसको अपने किलों में लेके चले जाते हैं। ठीक, इनको बाद में पढ़ा जाता है कब? जब जेम्स प्रिंसेप आते हैं 1837 में, तब जाके इनको पढ़ा जाता है। ठीक, और इसी स्तंभ लेख भी थे। ठीक है, अब आते हैं गुहा लेख। ठीक, तो गुहा लेख क्या होते हैं? जब गुफाओं की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, जो डोम्स की दीवारें होती है, यहाँ पे क्या हुए, वहां पे भी इन्होंने अपने उपदेश लिखवाए। ठीक, तो ये बराबर की, और कहाँ पे था? तो ये बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है। ठीक, बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है? गया बिहार। बहुत बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि बराबर की पहाड़ियां कहाँ है, तो ये गया बिहार में है। या बराबर की गुफाएं कहाँ है, तो गया बिहार में है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, अशोक ने ही इन गुफाओं का निर्माण करवाया, और वहां पे अपने उपदेश हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, और अपने जो भी इनकी शासन जो अपने फॉलो करते थे उनको इसमें लिखवाया था। ठीक, इसका एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि जैसे पशु बलि नहीं देना है, ठीक है, हमको अहिंसा के मार्ग पे चलना है, इस तरीके की बातों को इन्होंने लिखवाया था। अशोक के जो अभी अभी जो अभिलेख है वो किस में मिलते हैं? हमने अभी देखा था, सबसे ज्यादा जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ठीक, भाषा कौन सी? प्राकृत, और लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। लेकिन जो तक्षशिला तथा लगमान वाला एरिया, कौन सा? हमारा जो अफगानिस्तान वाला कंधार वाला एरिया था, तो सॉरी, तक्षशिला पाकिस्तान वाला एरिया था, ये किस में मिलते हैं? अरामेइक लिपि में मिलते हैं। लेकिन जो कंधार वाला एरिया था, अफगानिस्तान वाला एरिया था, वहाँ पे अब यूनानी थे उस समय पे, तो यूनानी का थोड़ा सा वहाँ पे यूनानी लोग रह भी रहे थे, तो यूनानी जो लिपि थी वहाँ पे फॉलो करने लगे थे वहाँ के लोग। तो वहाँ के जो अभिलेख हैं वो यूनानी और अरामाइक लिपि के प्रयोग के द्वारा द्विभाषी अभिलेख में मिलता है, मतलब वहाँ पे 2 भाषा का प्रयोग किया गया, अरामाइक और यूनानी। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, एक पॉइंट है, थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग में रखिए। ये किस भाषा को फॉलो करते थे? अधिकांश ये पूछा जाता है कि अशोक किस भाषा को फॉलो करते थे, तो वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ठीक, लेकिन तक्षशिला और लगमान, जो लगमान वाला एरिया पाकिस्तान में लगता है, ठीक, तो अरामेइक लिपि में, तथा कंधार से यूनानी और अरामेइक लिपि के प्रयोग में लिखा द्विभाषी अभिलेख मिलता है।
ठीक, अशोक अब इतना बड़ा शासन था, तो अशोक के बाद क्या होता, कोई भी इतना सक्षम राजा नहीं आता, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि विदेशी जो बाहरी सत्ताएँ थी, ये भी आक्रमण करने लगते हैं, और हमारे देश में ही जो छोटे-छोटी शक्तियाँ थी, वो भी धीरे-धीरे उभरने लगती हैं, ठीक है? इनका विरोध करने लगते हैं, और क्योंकि अशोक ने जैसा कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि इन्होंने हिंसा छोड़ के अहिंसा अपना ली, तो विरोधी खड़े होने लगे, और तो इनका क्या हो गया, धीरे-धीरे शासन कमज़ोर होते गया अशोक के जाने के बाद, ठीक है? तो होते-होते फिर क्या हो गया, 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य जो शासक था बृहद्रथ, ठीक है, इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी। तो अब ये आएगा कि शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कोई वंश, शुंग वंश की स्थापना। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश मेरे देखने को मिलेगा, जो हमारा शुंग वंश है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो शुंग वंश है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। सबसे अशोक आएंगे, ठीक है। सबसे इनके इस साम्राज्य में जो मौर्य साम्राज्य था, इसमें 3 प्रमुख राजा होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक होते हैं। अशोक के बाद सबसे जो अंतिम राजा था वो कौन था, बृहद्रथ था, ठीक है। बृहद्रथ की हत्या कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग, और यहाँ पे ही क्या होता है, मौर्य वंश का समाप्त हो जाता है, और नया जो साम्राज्य वो आ जाता है अस्तित्व में, कौन, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। 185 ईसा पूर्व में कौन राजा बनता है, 185 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में, बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व, इसमें कौन शासक बनता है, तो पुष्यमित्र शुंग बनता है। ये बृहद्रथ की हत्या कर देता है। ये जो हमारा उज्जैनी वाला भाग है, अवंती वाला पार्ट था, विदिशा, वहां से ये लोग बिलोंग करते थे। तो क्या हुआ, प्रारंभ में इनकी राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में इन्होंने कुछ समय के लिए विदिशा, जो उस समय पे भिलसा के नाम से भी जानी जाती थी, किससे, भिलसा या फिर बेसनगर, ठीक है, बहुत सारे इसके नाम देखने को मिलते हैं। ये किस, बिल्कुल उज्जैन के बहुत ही पास है। तो ये इस नाम से भी यहाँ पे जानी जाती थी, ठीक। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग शासक पुष्यमित्र के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे, ठीक। पर पतंजलि जो योग के महान गुरु माने जाते हैं, संस्कृत, इनको संस्कृत का भी जो है बहुत महान आचार्य माना जाता है। तो इनकी एक रचना है महाभाष्य। क्या रचना है, महाभाष्य, याद कर लेना इसको बिल्कुल। पतंजलि की एक रचना है महाभाष्य, इसमें शुंग शासक पुष्यमित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र के पुरोहित थे, मतलब इनके जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित होते हैं, तो वो उनके पंडित थे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, वसुमित्र यवनों के आक्रमण को विफल किया, ठीक है। ये हो गया। इनके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद इनका इनका बेटा, इनके अन्य राजा आने लगते हैं, ठीक है। तो वसुमित्र आते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि वसुमित्र किस वंश से संबंधित था, तो ये शुंग वंश से संबंधित था, और इसने क्या हुआ, यवनों के आक्रमण को विफल किया था, ठीक। भागभद्र इसके 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश, ठीक है। भागभद्र कौन है, वसुमित्र के बाद एक और राजा आ जाता है भागभद्र, ठीक है। इसके 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिडस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा के दरबार में आता है। कौन आता है, अब इनकी राजधानी कहाँ बन गई है, विदिशा बन गई है। तो अब ये होता है कि जो तक्षशिला में कोई एक यवन नरेश आ जाते हैं, ठीक है, कोई विदेशी है, विदेशी एक सत्ता आ जाती है यवन, तक्षशिला वाले एरिया में। तो इनका क्या था, एक राजदूत है, कौन, एंटियालकिडस का राजदूत हेलियोडोरस, ठीक। इसको याद रखिए, हेलियोडोरस है। ये किसके दरबार में आता है, ये आता है शुंग वंश के दरबार में आता है, ठीक। तो ये जो शुंग थे, ये बेसिकली क्या थे, ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण थे। तो ये इन्होंने ब्राह्मणों के बारे में बहुत ज्यादा वो किया है, ठीक है। जो उस समय पे वैष्णव धर्म था, शैव धर्म, उसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, और ये वैष्णव धर्म को बेसिकली मानते थे। तो क्या हुआ, जब हेलियोडोरस इनके इसमें आता है, तो ये भागवत धर्म, जो वैष्णव धर्म है, उसके बारे में जानकारी इसको पता चलती है, यहाँ से उसको जानता है, इसको जो भी है इसको पसंद आता है। तो बाद में ये क्या करता है, ये भागवत धर्म को ग्रहण कर लेता है। और जो बेस नगर था, बेस नगर, ठीक है, ये बेस नगर है। बेसनगर में क्या करते हैं, गरुड़ स्तंभ, जो वर्तमान में खामबावा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बेसनगर में गरुड़ स्तंभ खामबावा बनवाया, ठीक। एक वहां पे विष्णु मंदिर था, उसके सामने ये इसका निर्माण करवाता है। और इसका एक पॉइंट और है, वो अपना जब कालिदास के बारे में पढ़ेंगे आप, कालिदास तो बहुत बाद में आते हैं इनके, तो कालिदास की एक रचना आपको देखने को मिलेगी, क्या है, अग्निमित्र, ठीक है, सॉरी, माल विकाग्नि मित्रम, ठीक है, माल विकाग्नि मित्रम, ये उसका नाम होगा। थोड़ा बड़ा है बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो मालविकाग्नि मित्रम एक उनकी रचना देखने को मिलती है, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम।
तो मालविकाग्निमित्रम में जो अग्निमित्र एक शासक है, ठीक है, ये एक स्टोरी है। तो अग्निमित्र जो एक शासक है वो इसी शुंग वंश का एक राजा होता है, विदिशा में शासन करता है, ठीक है। कालिदास हैं, ये बाद में, बहुत बाद में आते हैं, तो इन्होंने एक अपना एक रचना लिखी है मालविकाग्निमित्रम, उसका नाम है। उसमें अग्निमित्र एक शासक होते हैं। तो ये जो अग्निमित्र हैं वो किस वंश से संबंधित है, तो वो है शुंग वंश से संबंधित है, ठीक। शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन है, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक है। हमेशा जो भी हम शासन पढ़ रहे हैं उसका पहला और आखिरी जरूर याद रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खासतौर पे एमपी के जो भी एग्जाम्स है, तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि ये किस वंश से संबंधित है। ये पूछ आपको दे दिया जाएगा कि देवभूति किस वंश से संबंधित है, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसका शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो देवभूति था, ठीक है। इसकी हत्या कौन कर देता है, वासुदेव कर्ण करता है। कौन हत्या करता है, वासुदेव कर्ण करता है। और किसकी स्थापना करता है, ये कर्ण वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो वासुदेव कर्ण करता है और एक नया शासन आ जाता है, कौन सा, कर्ण आ जाता है। कौन, कर्ण वंश आता है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि इसका जो संस्थापक था वो कौन था, वासुदेव कर्ण था, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो मगध है, इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा थे, ठीक है, वो यहाँ पे आके क्या होते हैं, जो मगध साम्राज्य था, यहाँ पे हमने सारे शासन को देख लिया, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ के साम्राज्य थे, जो भी इनके शासक हुए, उनके बारे में हमने जाना, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा देश है, यहाँ पे बहुत सारे विदेशी आने लगते हैं, जो ईरान वाले एरिया के थे या मध्य एशिया वाले जो पार्ट के जो लोग थे, ठीक है। तो वो आने लगते हैं, या यहाँ पे जो अफगानिस्तान में जो यूनानी उस समय के रहे, तो इन्हीं के आगे कभी अलग अलग कबीले में बट गए, ठीक। तो ये जो शक होंगे, ठीक है, शक होंगे, इस तरीके से बहुत सारे जो होते हैं, यवन होंगे, शक हैं, यवन है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मध्य एशिया और ये जो इस वाले रीजन है, ईरान इराक वाला रीजन है, ठीक है। अफगानिस्तान के ऊपर वाला जो उज्बेकिस्तान तुर्किस्तान वाला एरिया है, यहाँ से क्या होता है कि ये जो कबीले हैं, ये क्या होता है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा समृद्ध था उस टाइम पे, क्या, जो भारत था बहुत समृद्ध था हर चीज़ में, चाहे खेती हो, चाहे व्यवसाय हो, धन के मामले में हो, तो बहुत था। तो ये सारे लोगों को ये आकर्षित करता था बहुत, ठीक। ये तो पर्वतीय क्षेत्र था, रेगिस्तान रेतीला भाग हुआ करता था। तो यहाँ के जो शासकों को ये बहुत ज्यादा यहाँ पे इनको आकर्षित करता था, ये वाला पार्ट। तो ये यहाँ पे बार बार आक्रमण करते हैं, और फिर कुछ समय तक इन्होंने अपना जो था, कनिष्क होता है, रुद्रदामन जैसे राजा होते हैं, ये गुजरात वाले रीजन, एमपी जो हमारा मध्य प्रदेश है, इस वाले रीजन पे बहुत टाइम तक कब्जा करते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। हम यदि पढ़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा डीप में चलेंगे, लेकिन हमको बहुत ही ऊपर ऊपर देखना है, तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं। यदि आप लोगों को जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है जो मौर्य वंश था और शुंग वंश था, ठीक है। ये जो हमने इस वीडियो में दो साम्राज्य देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, मौर्य शुंग, मौर्य को जरूर पढ़िएगा, ठीक। तो ये जो दोनों शुंग है यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम जो अगला देखेंगे, ठीक, इसके टाइम पीरियड में बीच में जो है शुंग के बाद गुप्त आएगा, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में बहुत सारे शासक आते हैं, बहुत सारे वंश आएंगे, छोटे छोटे जो राजाओं का उदय होगा, लेकिन पूरे देश में, जो हमारा जो देश रहेगा, यहाँ पे कोई भी एक शासन नहीं रहेगा, कि जैसे अभी बीच में मौर्य साम्राज्य था, ये शुंग शासन था, उस समय पे पूरे देश में, ठीक, जब मौर्य थे और शुंग थे, तो उस समय क्या था, पूरे देश पे कब्जा था इनका, पूरे देश पे अखंड भारत वाली जो बात थी, इन्होंने पूरी लागू कर दी थी पूरे देश पे। लेकिन इनके जाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे छोटी छोटी यूनिट में चेंज होते जाता है, ठीक है। छोटे छोटे राजाओं का उदय हो जाता है, फिर सेम टाइम पे विदेशी शक्तियां भी आ जाते हैं, शक और यवन भी आने लगते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बड़ी शक्ति नहीं होती है, छोटे छोटे राजा आते हैं। उसके बाद क्या होता है, गुप्त वंश आता है, ठीक है। ये तीसरी चौथी सदी में आएंगे, ठीक है, मतलब एडी में आते हैं, थर्ड एडी और फोर्थ एडी वाला जो टाइम पीरियड है, एडी नहीं बोले, 300 एडी और 400 एडी वाला जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे ये आएंगे, ठीक। 300 400 एडी के टाइम पे कौन आएगा, गुप्त वंश आएंगे। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम गुप्त वंश के बारे में जानकारी देखेंगे, ठीक। बीच के टाइम पीरियड में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट कोई खास बात है नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।